हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार फार्मेसी से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है सभी के सभी इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बिहार फार्मेसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को बता देता हूँ। दोस्तों, इस वैकेंसी में टोटल सीटों की संख्या 2380 है, जिसका 5 गुना रिजल्ट रिटर्न में दिया जाता है। अर्थात आप लोगों को रिटर्न में कुल 11,900 स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं है। और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल 10th स्तर का रहेगा। इससे पहले बिहार पुलिस ने जितने भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है सभी के सभी 12th लेवल पे थे, लेकिन इस बार से जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के सभी 10th लेवल पे ही लिए जाएंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से यानी किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस बार इसमें एक नया टॉपिक करंट अफेयर को भी ऐड किया गया है। अब से इसमें करंट अफेयर के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको किन किन बुक को फॉलो करना चाहिए वो बुक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो ये बुक को ज़रूर ही फॉलो कीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले लूसेंट बुक की सब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है उसको आप डेली बेसिस पे पढ़िए। इस बुक को कम्प्लीटली 2 बार से 3 बार पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ रेलवे की स्पीडी बुक जो आती है उसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा उस वाले को पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम यह 100% निकल जाएगा। साथ ही साथ आप किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पे हो रहा है या तैयारी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, ये पता चल पाएगा। साथ ही साथ आप जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं उसका रिवीजन किया कीजिए, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे पढ़े गए सब्जेक्ट या टॉपिक आप भूल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बिहार फायरमैन या बिहार पुलिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल पाए कि बिहार फायरमैन का तैयारी किस तरह से करना है। साथ ही साथ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा ये 50 क्वेश्चन का वीडियो का सीरीज़ जो है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी भारत में किस हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी बताइए कि आपने टोटल कुल कितने स्कोर किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। फूलों की घाटी भारत के किस हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड, यानी आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वो देख लेते हैं। तो जैसा कि उत्तराखंड चमोली ज़िला में, यानी उत्तराखंड के चमोली ज़िला में फूलों की घाटी पाई जाती है। यदि आपको पता है, पूछे फूलों की घाटी उत्तराखंड के कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे चमोली ज़िला में पाया जाती है। साथ ही साथ नंदा देवी जैव मंडल उत्तराखंड में ही पाया जाता है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से। फूलों की घाटी हर दिन 15 रंग बदलती है। तो फूलों की घाटी हर दिन कितने रंग बदलती हैं? हर दिन 15 रंग बदलती हैं।
और साल 2005 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर यानी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। किसको? तो फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया है। इस बात को आप ज़रूर ही याद रखिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है। यानी इस चारों ऑप्शन में से बताइए कि आपको कौन सा प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। तो गति का प्रथम नियम आपको जो है बल की परिभाषा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। यदि कहें दूसरे नियम से किस चीज़ का, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और ये भी टॉपिक देख लीजिए, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिए, प्रथम नियम को कहीं पूछ दिया जाए किसका नियम कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो का नियम कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार। समुद्र में छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार। तो सोनार को इस तरह से लिखते हैं SONA और R, सोनार। चलिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या आता है। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यदि आपसे पूछे तो गोताखोर जो है यानी पनडुब्बी हैं वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वो भी जो है सोनार का यंत्र का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपको सोनार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है और उसका तत्व का नाम बताना है। तो जैसा कि हमको पता है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पहले काउंट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, 2, 10, 5, 15 हैं। तो 15वें नंबर का हमारा जो है तत्व है वो है फास्फोरस। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का उसका क्रमांक, साथ ही साथ सिंबल और परमाणु द्रव्यमान को याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में कभी न कभी इससे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में बता दिया है 1 से लेके 15 तक का, लेकिन आप लोग को 1 से लेके 30 तक का इसको याद करना है। तो फास्फोरस का यही 15 नंबर का आपको मैंने बता दिया, फास्फोरस होता है और इसका सिंबल P होता है। इसका द्रव्यमान होता है 30.97। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का ये होता है सूत्र। चलिए इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। अम्ल वर्षा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सांद्रण के कारण होती है। मतलब अम्ल वर्षा जब भी होगी जब वायुमंडल में SO2 और NO2 की सांद्रण होगी तो ही अम्ल वर्षा होगी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बी का व्यवहार किस राष्ट्र ने किया था। आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि पहले प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं प्रथम विश्व युद्ध है जो कि 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बी का व्यवहार किसने किया था। तो यू बोट पनडुब्बी का व्यवहार जर्मनी राष्ट्र ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जैसा कि आपको बता दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई से हुई थी और ईस्वी पूछे तो आपको बताना है 1914। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। आपको पूछे कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो इसमें 37 देशों ने भाग लिया था, आपको ये भी बताना है। और आपका अगला फैक्ट मैं बताता हूँ कि यह युद्ध कुल 4 वर्षों तक के बाद 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1918 तक युद्ध चला था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
आपको बताना कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो चीन राष्ट्र में हुआ था, चाइना में हुआ था कागज़ का आविष्कार। और आपको इसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को बता देता हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा जिसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? चीन में ही हुई थी। ये जो कि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, इसकी शुरुआत भी सर्वप्रथम चीन देश में ही हुई थी। साथ ही साथ रेशम का जन्मभूमि जो है चीन को कहा जाता है, और अपने देश भारत इंडिया को कपास की जन्मभूमि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच है? आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली किस राज्य के बीच स्थित है? तो ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारत एक राज्यों का संघ है। आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, अनुच्छेद 1 के तहत यानी आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा देख लेते हैं, क्या हमारे अभी वर्तमान में इंडिया में टोटल 28 स्टेट और 8 यूटी हैं। यूटी फॉर मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार फल पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार फल पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है उस पर उष्णकटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार फल पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के दक्षिण में स्थित है, और साथ ही साथ ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले हुए हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। साउथ में ये पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी की ही बात चल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है लेटेराइट मिट्टी इंडिया के अंदर किस किस स्टेट में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक और तीसरा उड़ीसा। तो लेटेराइट मिट्टी मैं आपको बताता हूँ कि तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा उपस्थित रहती है, अधिक मात्रा में बहुलता होती है। तो वही मीनिंग हुआ। लेटेराइट मिट्टी चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो ये फैक्ट को भी आप याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान में नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जब भी नए जलोढ़ मिट्टी होगी उसको खादर के नाम से जाना जाएगा, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी उसको बांगर के नाम से जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। नए वाले को क्यों कहेंगे? खादर कहेंगे, और पुराने वाले को बांगर कहेंगे। जब मैंने लिख दिया इसको कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। आपको बता दूं कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। साथ ही साथ काली मिट्टी में आपको पूछे कि किस फसल की उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, कपास की खेती के लिए। और आपको बताना कि अगले क्वेश्चन का आंसर ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम याद रखना ये। तो ग्रैंड स्लैम जो है आपको लॉन टेनिस से ही संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ग्रैंड स्लैम 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक को आप टिक करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि किस ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? आपको बताना है ध्वनि
किस ऊर्जा का एक रूप है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि जो यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जिससे कि हम किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? यदि आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनेंगे तो उच्चतम न्यायालय में बनने के लिए जो है उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि का अनुभव होना चाहिए? यानी सुप्रीम कोर्ट में आप न्यायाधीश बनेंगे तो हाई कोर्ट में आपको कितने वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए? तो हाई कोर्ट में आपको कितने वर्ष का चाहिए? तो 10 वर्ष का चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच वर्णित है। यानी हाई कोर्ट, जब भी हाई कोर्ट की बात, कोई भी क्वेश्चन अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछे तो आपको याद ही रखना है कि 144 से लेकर 147 के बीच के ही आर्टिकल को टिक करेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपको उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग से हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जंगरोधी इस्पात, जिसको कि हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं, के निर्माण में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण में आपको बता दूं क्रोमियम और निकेल को मिश्रित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल। चलिए देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से इस्पात या कोई भी चीज़ जो है किस किस चीज़ को मिलाने से बनती है। तो टांका टीन और सीसा के मिश्रण से बनती है। टांका बता दें आपको किस किस चीज़ का मिश्रण है, तो टीन और सीसा का मिश्रण है। वहीं पीतल जो है, ध्यान दीजिएगा, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है, यानी जिंक और कॉपर से मिश्रित होकर के पीतल बनता है। वहीं कांसा है जो कि कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। तो नाइट्रोजन का परिसंचरण है जिसके बाद केचुए के द्वारा होता है। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कर देखते हैं। यही मैंने बता दिया कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। पता है, केचुए मिट्टी को भुरभुरी करके उसमें नाइट्रोजन को प्रदान करता है, जिससे कि आपको पता है कि वो मिट्टी जो उपजाऊ हो जाती है। साथ ही दलहन की फसल में राइबोजियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। चलिए आपको ये भी याद रखनी है। लेट्स मूव फॉर न्यू क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है? आपको बताना है फ्रीऑन का प्रयोग है जो आपको परिशीतक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रीऑन का रासायनिक नाम CFC होता है। तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हों, यानी ये चारों कण हैं एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, जितने भी ऑप्शन मैंने दिया है, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो आपको बताना है सबसे अधिक संवेग किसका होगा। तो सबसे अधिक संवेग जो है कि यदि ये चारों कण एक ही गति ऊर्जा से चल रहे हों तो सबसे अधिक अल्फा कण होगा। अल्फा कण का गति ऊर्जा सबसे अधिक होगा। आपको बता दें, अल्फा कण की सबसे अधिक संवेग यानी गति ऊर्जा होती है
सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। आपको पूछे कि भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, तो गामा किरण की होती है। आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। बताना है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको पूछे कि कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना 1942 में हुई थी। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। वहीं टी बोर्ड का मुख्यालय भी कोलकाता में ही है। और बता दूं कि रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग एक आनुवंशिकी विकार है। तो आनुवंशिकी विकार कौन सा है, इसमें से आप लोगों को बताता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है कि एक आनुवंशिकी विकार है। विटामिन ए की कमी से रतुंधी रोग होता है। और कैंसर रोग अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। आपको बता दें कैंसर रोग जो है अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। रक्त क्षीणता रोग हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि अगर कम होगी तो आपको रक्त क्षीणता जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्वसन। श्वसन के अंदर जो है कि ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। अनोक्सी शोषण को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। तो आपको ये भी बता दें कि अनोक्सी शोषण जो है कि इसमें शर्करा किण्वन को भी कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होती है। दिन और रात यानी कि अगर पृथ्वी पर दिन और रात जो होती है किस घटना के कारण होती है, तो दैनिक गति के कारण होती है। दैनिक गति के कारण दिन और रात होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको बताना कि ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको सभी लोग को पता होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है कि बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह आपको बुध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बुध सबसे छोटा है, वहीं बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बताना कि अग्लुहास जलधारा किस महासागर में बनती है। तो अग्लुहास जलधारा आपको जो है हिंद महासागर में बनती है। अग्लुहास याद रखनी है कि अग्लुहास जलधारा हिंद महासागर में बनती है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला क्रोड किसका बना होता है। आपको बताना है पृथ्वी की सबसे भीतरी वाली क्रोड जो है किसकी बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की सबसे भीतरी क्रोड जो होती है वो लोहा और निकेल की बनी होती है। अगले क्वेश्चन को आपको बताना है, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता दूं, मैग्नीज के उत्पादन में अभी साउथ अफ्रीका है जो प्रथम स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैग्नीज उत्पादन में देशों का क्रम 2021 के अनुसार। तो 2021 के अनुसार मैग्नीज के सबसे टॉप उत्पादक देशों में अफ्रीका आता है, वहीं चीन दूसरे नंबर पर आता है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चीन मुख्य कोयला उत्पादक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है। तो आपको बताते हैं कोयले उत्पादन में टॉप पे चीन है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और अन्य राष्ट्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया आता है। आपको बताना कि इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको बताना है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपको बताना डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मचंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। आपको बता दें कि ये सोसाइटी है और इसका स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की संस्थापना आपको दयानंद सरस्वती ने गुजरात के अंदर की थी। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। एक वीडियो मैं स्पेशल सोसाइटी के ऊपर लाऊंगा, इसके संस्थापक कौन थे और कहाँ पे की थी और किस देश में की थी। यदि आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस तरह का वीडियो चाहिए तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर बना लूँगा। आपको बताना है कि 1857 की लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आप लोग सच्चे दिल से फायरमैन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखिए, आपको ज़रूर ही यह बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का मामला था। तो 1857 का वो पूछे कि ये विद्रोह क्यों स्टार्ट हुआ था, तो इसमें चर्बी वाली कारतूस की मामला थी। आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य का पूछा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित होती है? तो राज्य की आकस्मिकता निधि राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताना है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपको बताना है कि कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपको बता दें कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि तमिलनाडु राज्य का त्यौहार इन समूह में से कौन सा है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य की त्यौहार है। वहीं बिहू जो है कि असम राज्य का त्यौहार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है सोनपुर, फरीदाबाद, अमृतसर और बीकानेर। तो आपको बता दें कि सूरजकुंड मेला है जो कि फरीदाबाद के अंदर मनाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। सूरजकुंड मेला जो हरियाणा के प्रसिद्ध जिले फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भारत होगा। तो भारत के किस राज्य के अंदर मनाई जाती है नागौर? तो नागौर मेला जो भारत के राजस्थान स्टेट के अंदर मनाई जाती है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में तत्कालिक प्रधानमंत्री, उस टाइम पे वहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंडिया के जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है,
किस शताब्दी को प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? आपको बताना है कि कौन से शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी रचना है? तो गीता रहस्य आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है। तो गीता रहस्य जो है इसकी बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार सिंपली सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। हुमायूंनामा किसकी रचना है? आपको बताना है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए ही थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यदि आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने अब इसमें 8 से 10 8 क्वेश्चन को बिहार से रिलेटेड इंक्लूड किया है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। यहाँ तक कि बीपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं और साथ ही साथ छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो गए, फायरमैन के एग्ज़ाम हो गए, वहीं आपको वनरक्षक के एग्ज़ाम में हो गए। इसमें देखे होंगे कि 2019 या 2020 के अंदर जो वनरक्षक के एग्ज़ाम हुए उसमें बिहार से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए ही थे। इसीलिए मैंने इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। हमारा क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार के अंदर सर्वाधिक वर्षा है जो किशनगंज के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया हमारे बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला है। अगला क्वेश्चन है सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनपुर नगर जो है आपको गंडक नदी के तट पर स्थित है। सोनपुर नगर। बिहार में गया नगर किस नदी के स्थित है? तो गया जो आपको फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो बिहार के रोहतास जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में चंपारण नामक स्थान पर किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला पत्रिका कौन सा है? तो बिहार के अंदर सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में पहली रेलवे का नाम क्या था? तो बिहार राज्य के अंदर सबसे पहली रेलवे जो सेटअप हुई थी उसका नाम ईस्ट इंडिया रेलवे है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? आपको बता दें मुजफ्फरपुर के अंदर बिहार में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था। दोस्तों मैंने बिहार से रिलेटेड एक वीडियो को रेडी कर दिया है जिसमें कि कंप्लीट बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया है। सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अच्छे लेवल के हैं। तो मैं इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ही अपलोड करूंगा। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर ही बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर ही बताइए ताकि मैं आपको दूसरी वीडियो बिहार फायरमैन से रिलेटेड लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।